गाइस, मैं नुकसान से मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टार्ड सेज इंडिया शैल बी कंपेयर्ड विद यूएसए यूरोपीय यूनियन ही विजिटेड बैब्स मंदिर। तो देखते हैं तारिक साहब कमर चीमा साहब की हो रही है कन्वर्सेशन। वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, बड़े दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। आप अपने ट्रिप में थे और आप दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर और वहाँ से फिर आप अबू धाबी और दुबई आए। तो हमने आप समझा कि आप बड़े थके भी होंगे और बड़ी कंसेक्टिव ट्रैवलिंग थी, तो आपको तंग नहीं किया। और मैं चाहता था कि जो आपके आखिरी दिन इंडिया में गुजरे एंड देन वो आप बाप्स मंदिर में भी गए अबू धाबी में, एंड देन दुबई में भी आपने काफ़ी कल्चर देखा। ज़रा हमसे ये आखिरी जो आपका ट्रिप था, आखिरी दिनों का जो ट्रिप था, इसके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू मेट, व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर यू सा, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपने देखी। प्लीज़ डू शेयर विद अस सर। चीमा साहब, मैं बल्कि अपने उस ट्रिप के आखिरी जो लम्हात है वो शेयर करना चाहूंगा, और खासकर ये बताना चाहूंगा कि इस दफा मैं अमेरिका वापस आया हूं तो मेरी क्या फीलिंग्स थी। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो आखिरी लेग ऑफ द ट्रिप था, आई वेंट टू हरमंदर साहब, टू अमृतसर। और उसके बाद वहां से जब वापस आए तो न्यू दिल्ली में, एंड वी फ्लू फ्रॉम देयर। मेरा एक्सपीरियंस इस दफा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जब डिपार्चर था उसका उस बिजनेस लाउंज से हुआ, जो वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लाउंज को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लाउंज देखा। 3 लाउंज थे। एक जो लाउंज था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete to the rest of the world। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी। चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीज है। खासकर चीमा साहब, एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है। मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा ये तीसरा ट्रिप था हरमंदर साहब। हरमंदर साहब बड़ा स्पिरिचुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें जो फीलिंग्स होती हैं कि आपको पता है जो पंजाब की हमारी जो जट बरादरी है सारी, हमारी एंड सिस्टर सारे सिख थे, तो उस वजह से स्पिरिचुअली हमारी बॉन्डेज है उस जगह के साथ। मैं जब 3 दफा गया हूं हरमंदर साहब, तीनों दफा अरदास का टाइम हुआ जब व्हेन आई एम इनसाइड द हरमंदर साहब, व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी सीक्रेट इन द सिख रिलीजन। मेरे लिए इस ऑनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है और बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट होता है। मैं बिलखसूस ये शेयर करना चाहूंगा ये एक बात
चीमा साहब, मैं चर्चेज में भी जाता रहता हूं, मंदिरों में भी जाता हूं, गुरुद्वारों में भी, मस्जिदों में भी, मैं उम्रा भी हर दूसरे साल करने जाता हूं। जहां भी लोग इबादत कर रहे होते हैं, जहां भी लोग हम्बल होते हैं, वहां पे आपको यू फील स्पिरिचुअलिटी, यू फील के देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स आई हैड व्हेन आई वाज इन हरमंदिर साहब। फिर अमृतसर मैंने जो टाइम गुजारा, वापस आया, और मैं एयरपोर्ट जिस तरह आपके साथ शेयर कर रहा था, तो उसके बाद जब अबू धाबी आया, अबू धाबी में भी मैंने देखा कि वहां पे बिलखसूस मुझे जाके वहां पे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क देखने का मौका मिला। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और लोगों का फ्लड, फॉरेनर्स का, और सारा मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। उसके बाद मुझे मौका हासिल हुआ कि मैं बैप्स मंदिर गया। मेरी ख्वाहिश थी उसको देखने की, जब से वो खुला है, मुझे लकीली मौका मिला जाने का। तो उसमें जाके मैंने देखा, बल्कि मेरे साथ जसदीप साहब थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पानी है वो गंगा जमुना से लाया गया है, पानी वहां रखा गया है। मूर्तियां सारी की सारी जो है वो भारत से बन के गई हैं। 7 उसमें मुख्तलिफ एंगल्स उसमें लगाए गए हैं, जो 7 एंगल 7 गल्फ स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने वहां पे एक आय है वहां से, उससे भी मंदिर का व्यू किया, उसको देखा। इट वाज अ मार्वलस स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में। और उसके बाद और बड़ी दूर से नजर आता है, मैं बिलखसूस शाम के वक्त गया था, तो चारों तरफ से वो बड़ी दूर से नजर आता है। मंदिर जो है इज वर्थ सीइंग इट। उसके बाद चीमा साहब, वहां पे मैं मिरेकल गार्डन गया, जो कि डेजर्ट के अंदर उन्होंने लाइव पौधों के साथ जो आर्किटेक्चर है, हर जो उन्होंने गार्डन बनाया है, वो भी देखने के लायक है। और उसके बाद मैं उसके बाद दुबई वर्ल्ड के अंदर, जिसमें सारे मुल्कों को के उनके रेस्टोरेंट और दुकानें हैं, जिसके अंदर भारत का मैंने देखा बहुत बड़ा उनका पेविलियन था, पाकिस्तान के पेविलियन को मैंने देखा, अमेरिका के पेविलियन को देखा, एंजॉय किया। और जो दुबई का जो मैंने खासकर जो चीजें नोटिस की अबू धाबी और दुबई के अंदर, पैसा जाहिर उनका है, लेकिन दिमाग दूसरे लोगों का है, इमिग्रेंट्स का लगा है वहां पे। और जो मैंने उनकी बिल्डिंगें देखी हैं, डाउनटाउन देखे हैं, बिल्कुल इसी तरह लगता था जिस तरह यू आर इन स्टार वॉर। फिर उनके एयरपोर्ट, जिस तरह आपको पहले ही पता है कि वो दे आर सेकंड टू नन। तो चीमा साहब, उसके बाद जो 2-4 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं पहली दफा 35 साल में अमेरिका आया हूं तो मायूस हुआ हूं। मैं जब भी अमेरिका आता था पहले, चाहे मैं रशिया गया, चाहे मैं चाइना गया, चाहे मैं यूके यूरोप जाता था, वापस आता था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव फीलिंग्स कि आई हैव लैंडेड टू द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इस दफा मुझे, जब मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट पे, तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल पीछे आ गया। क्रिपलिंग स्ट्रक्चर। और मैं एक हंसी वाली चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आती दफा इमिग्रेशन जो है, इत्तेहाद पे मैं आया हूं, तो इमिग्रेशन अबू धाबी के अंदर हो गई। तो वहां मेरी एटलीस्ट 15 दफा पासपोर्ट चेक किया गया। हर जब भी आप टर्न लेते हैं, आगे बंदा खड़ा होता था, वो पासपोर्ट पूछता था। मैंने अजरा मजाक मैंने कहा, यार कि इतना पासपोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं, 15 लोग चेक कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था, वो मुझे कहता, बिकॉज यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने उसको कहा, भाई मेरा पासपोर्ट 15 दफा चेक कर लिया, मैक्सिको का बॉर्डर तो बिल्कुल खुला है, उधर तो जाते नहीं हो तुम। 3 लाख बंदा 1 महीने में क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, और यहां पे आप अबू धाबी में आपने 15 दफा एयरपोर्ट के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया। चुप कर गया था वो। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने जाके जो लगेज की कार्ट है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं थे। अबू धाबी मैंने कार्ट ली, कोई चार्जेस नहीं। उतरता क्या हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे, $6 उन्होंने चार्ज किया कार्ड यूज करने, कार्ड डाल के मैंने $6 लिए। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड, बिकॉज दिस इज माई, मैं किश्तियां जला के यहां आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माई किड्स कंट्री, दिस इज माई ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस। इनके बच्चे रिफ्यूज कर चुके हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी, ये रिफ्यूज कर चुके हैं हमने नहीं पढ़ना। मैं जहाज में बैठा, मैंने फॉक्स चैनल, मैंने इंटरनेट लिया जहाज के अंदर, तो मैं फॉक्स की न्यूज देख रहा था। तो बाल्टीमोर से एक 11 साल का बच्चा, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, 17 कार्स। ये आप फॉक्स के गूगल करके देख लो, उस पर न्यूज के ऊपर मौजूद है।
11 साल का बच्चा जो भी गाड़ी चलाने की सलाहियत नहीं रखता, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, उसको छोड़ दिया गया। ये फ्यूचर है ऑफ दिस कंट्री। मैं उतरता गया हूं एयरपोर्ट के आगे, तो वही टूटा एयरपोर्ट है, टूटे इमिग्रेशन और कस्टम्स के लोग, रूड, बदतमीज, और एयरपोर्ट क्रिपलिंग एयरपोर्ट, डर्टी, नेस्टी। जहां से मैं अबूधाबी, दुबई और दिल्ली एयरपोर्ट देख के आया, चंडीगढ़ देख के आया हूं, मुझे वहां फ्यूचर नजर आ रहा है, पैसे की रेल पेल नजर आती। चीमा साहब, मैं पहले जिंदगी के अंदर, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या है। लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है। बिजनेस लॉन्च से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकॉनमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा है इस वक्त अमेरिका के अंदर, और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है। फेक लोगों को बता देते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, लोग इन्फ्लेशन से बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री में, ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बना हो, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। तरक्की के लिए वहां पे कॉमर्स, अब वहां पे, अब मैं उसकी एक और बताता हूं बात, ये छोड़े इस पर। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर, 9 मीटर डीपर, और कंप्लीट की है 66 दिनों के अंदर। 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर, $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा, 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको यह कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। जिस तरीके से वो, और दूसरा मेरे लिए एक और बड़ी आनर की बात है चीमा साहब, कि मैं वापस जा रहा हूं टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई विल बी गोइंग बैक इन मे। तो लेकिन ये कि चीमा साहब, मैं अपनी फीलिंग्स लेकर आया हूं, मैंने आपसे वो शेयर की हैं। दूसरा, जब बात करते हैं कि हम आगे कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर चेंजेस, आप जाहिर है हम पाकिस्तान को भी टच करते हैं। मेरे मादरे मिल्लत है, मेरा होम कंट्री है, मेरा होम कंट्री तो अमेरिका, बट इट्स माय मदर कंट्री पाकिस्तान। नई उसमें जो हमारी कैबिनेट है, नई असेंबली है, उसने अपना हल्फ उठाया है। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट कर दिया है आर्मी चीफ साहब को। और जो आपकी नई असेंबली है, जो इलेक्टेबल उसमें आए हैं, उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह आई है कि 4 साबिक वजीर आजम इस दफा असेंबली में है, 4 साबिक स्पीकर इस असेंबली में है, 3 साबिक सदर इस असेंबली में है। 3 साबिक सदर हैं, 1 सदर का दामाद है, 3 साबिक सदूर के पोते हैं, और 1 साबिक सदर का नवासा है। तो दर हकीकत ये सारे नवासे और पोतों की गेम है सारी। वही है इलेक्टेबल, जो पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं आपके आमने सामने। कोई चेंज की तवक्को नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि अब $8 बिलियन आप IMF से मांगने के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने सबसे पहला काम यही किया ओथ लेने के बाद कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, IMF के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया क्या, एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होगी। आपका बजट बनाएगा IMF। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5,000 रूलिंग एलीट है, उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी में खर्च होगा। लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे।
आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। मेरे ख्याल में ये आपका मुस्तकबिल है। जो दुनिया के बारे में ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खबर कल परसों की यह है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया था। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया, आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया, आप टीटीपी के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करें, गाजा के लिए जिहाद। तुक के साथ मैं कहूंगा चीमा साहब, जो सदर जियाउल हक ने फसल बीजी थी डॉलरों के लिए, अफगानिस्तान के ड्रामे के लिए, वो पक के तैयार हो चुकी है। वो कभी किसी खातून के कपड़े के ऊपर हलवा लिखा हो तो वो उसके पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है। यही मुकद्दर है आपका। प्रैक्टिकली यू हैव नेवर मेड पाकिस्तान, और आज भी आप सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में मौजूद है। प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। ये सारा फेक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, और पीपल हैव नो क्लू व्हेट इज देयर डायरेक्शन। कोई पता नहीं आज तक कोई मैं कल भी एक किसी के साथ बैठा था बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ज्यादा पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं, पाकिस्तान में आप बड़े असर रसूख रखते हैं, मुझे आज भी अगर कोई एक आदमी का नाम बता दे जो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता हो या बचा सकता हो या कुछ कर रहा हो पाकिस्तान बचाने के लिए, तो वो जवाब देने से कासर थे। मेरे कान उस आदमी का नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान हैज नो डायरेक्शंस, नो करंटली मुझे कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही है, चाहे असेंबली हो चाहे कुछ हो। एक आज ड्रामा सुना नया हुआ है कि कहते हैं जी 3 अफगानियों को पकड़ लिया जो अडयाला जेल के ऊपर हमला करना चाहते थे। वहां एजेंसियां आसपास फिर रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि खान साहब सरेंडर कर चुके हैं, रमजान के लिए उनको बनीगाला ले जाने के लिए ये स्कीम तैयार की गई है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन ये कि इस तरह कंट्री चलते नहीं है। जब जेल को हॉलीडे इन बना दिया जाए, मैरियट बना दिया जाए, जब मैरियट को जेल बना दिया जाए, तो फिर इस तरह तो नहीं रची सब चलता काम। मेरे ख्याल में IMF का आपको पैकेज नहीं लेना चाहिए, सरवाइव करना चाहिए। तो तारड़ साहब अगर IMF का पैकेज नहीं लेंगे तो हमारे पास तो डिफॉल्ट कर देंगे तारड़ साहब। चीमा साहब आप पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हैं, आप कौन सा चल रहे हैं? आप अगर देखा जाए तो आप चल तो नहीं चीमा साहब। देखे दो चीजें, जब चीमा साहब जब आप अपने लोन की किस्त देने से कासर हो उसको डिफॉल्ट कहा जाता है। आपने लोन की किस्त देने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो आप इसको डिफॉल्ट नहीं कहते। ये क्या है ये सारा कुछ? अब इसके बाद ड्रामा क्या होगा? IMF का सबसे पहली कंडीशन है उनकी कि आप अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें। सबसे पहले PIA को आप बेचेंगे किसी अपने फ्रंटमैन के साथ, फिर आप फ्रॉड करेंगे, स्टील मिल किसी अपने फ्रंटमैन को बेचेंगे। एक और ड्रामा शुरू होगा क्योंकि $8 बिलियन जो ले रहे हैं, कोई मर्दे मुजाहिद को पूछने वाला बताने वाला है कि $8 बिलियन जाएगा कहां? जो पिछले $1 बिलियन आए थे वो किधर गए? किसी ने बताया आज तक? काजी फायज ईसा साहब ने ये तो कह दिया कि भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, कत्ल उसके नजायज। काजी फायज ईसा साहब ये क्यों नहीं बताते कि पिछला $4 बिलियन कहां गया? मेरी समझ से बाहर है कि क्यों आपके पर चलते हैं उस चीज पे बात करने के लिए, पैसा जा कहां रहा है? चीमा साहब इस तरह मुल्क चलते नहीं और चल भी नहीं रहे आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर मुल्क चलाना क्या अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि चल रहा है। 4 सूबों के ऊपर 4 लोग बैठे हैं उनको लूटने के लिए, और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था 4 सूबे हम अलग अलग लूटेंगे, मरकज को मिलकर लूटेंगे, ये आपका एजेंडा है। अब मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, मिनिस्ट्रियां बांटेंगे, MQM ने कहा हमने इतनी लेंगे, दूसरे कहते हैं इतनी लेंगे। चीमा साहब पिछली दफा जब इनकी हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने मिनिस्ट्रियां बांटी थी तो क्या हुआ था? मैंने आपको खुद मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि जितनी पार्टियां थी उन्होंने अपने मर्जी के करप्ट अफसरान वहां पे भर्ती करके लुट मचाई थी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे। वो फिर दोबारा होगा। ये इनके हालात है। एक हाइब्रिड सिस्टम है, पावर किसी और के पास है, और ये नीचे से जो छोटा चेंज है ये लूटेंगे, बड़े डॉलर वो लूटेंगे। है तो गेम तो सारी लूट मार की। इसमें पाकिस्तान कहां है? मुझे ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का फ्यूचर कहां है इसमें। कल किसी ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा है, उसने कहा कि गरीब लोगों के पास मुल्क से भागने के लिए भी पैसे नहीं है और मुल्क में रह के खाने के लिए भी पैसे नहीं।
तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। आपको तैयारी करनी चाहिए चीमा साहब कि $8 बिलियन आएगा, उसकी किस्तें आप किस तरह देंगे? आप किस तरह देंगे? आज आप कह रहे हैं ना कि अगर हम IMF से पैसे लें, ना लें तो गुजारा किस तरह करेंगे? $8 बिलियन लेके उसकी किस्तें किस तरह देंगे आप? ये क्वेश्चन है। अभी सोचा आपने ये भी? लेकिन तार साहब उसमें तो फिर ये होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेंडिंग करते हैं, वो जब हम IMF से जब पास जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे देगा, जो बायलैटरल क्रेडिटर्स भी हैं वो भी दे देते हैं, डोमेस्टिक भी हम बोरिंग कर लेते हैं। लेकिन इन केस अगर हम IMF के पास ही नहीं जाते, आपकी बात तो सही है तार साहब, ऐसे क्वेश्चन ये है कि 24वां ये प्रोग्राम है, शर्मिंदगी की बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं करेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने थोड़ी देर पहले कहा PIA को बेच रहे हैं, सुना है आज खबर है हमारे दोस्त शहबाज राना की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो केयरटेकर गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का प्लान था PIA का, उसको ओके कर रहे हैं। इट मीन्स कि उन्होंने जो पिछले केयरटेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले किए थे, जो बहुत सारी स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने के, उनको हम बेच रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक एफिशिएंसी है कि एटलीस्ट जो केयरटेकर गवर्नमेंट बाकी जो इल्स विल्स वो करते रहे, वो हम नहीं कहते उस पर जो हुआ गंद मारा उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आते ही प्लान तैयार कर बैठी है, बेचेंगे, पैसा आएगा, जो खसारे में जा रहा था वो भी बचाएंगे। तार साहब यही IMF चाहता है और यही हम कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो सेविंग होगी ना, या कि आप समझते हैं? मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन अगर चीजें शिफाफ हो, अगर फ्रंट मैनों के जरिए खाना पीना है, सारा कुछ है, तो फिर तो ये शिफाफियत का मसला है इस वक्त। आपको चीमा साहब एक और मैं आपको बात बताता हूं, वो पाइड के जो हेड है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं, पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है, और वो खुद डॉक्टर है, PhD है, वेरी काबिल आदमी है, जिनके अल्फाज थे कि पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत है। चीमा साहब $8 बिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में लाना, IMF दे देगा क्योंकि आप यूक्रेन को असला सप्लाई करने वाले, डील आपने बनाई उनके साथ। चीमा साहब मुझे ये बताएं, डॉलर रोकेगा कौन? डॉलर आना तो आपके पास, अफगानिस्तान के दौर में आपने कितना पैसा बनाया? आप कंटेनरों के हिसाब से पैसा आया, कुछ पैसा आपका स्विस बैंकों में पड़ा है, कुछ लंदन प्रॉपर्टीज में पड़ा है, कुछ तो आपकी बेसमेंटों में पड़ा है अभी इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े घरों के अंदर। चीमा साहब पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? ये इशू है चीमा साहब। अकाउंटेबिलिटी, इमरान खान का मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी। उसका बच्चे ने कौमी असेंबली में डेस्क के ऊपर खड़े होकर कहा था ये बाहर से हम इतना पैसा लाएगी, उसके मुंह पे मारेंगे। उसने एक पैसा लाया पैसा कोई? ये मैंडेट था खान साहब का कि बाहर से पैसे लाएंगे। चीमा साहब ये दर हकीकत दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, मुल्क कंट्री चलते ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर के बगैर, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ही मौजूद ही नहीं। मैं इस वक्त पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, जाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा डर पुलिस और जजों से, जुडिशरी से डर लगता है कि पता नहीं कौन सा 2 नंबर केस आपके ऊपर डाल दिया जाए। आपने अपने एक एक्स इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर हीरोइन डाल दी थी और उस बंदे ने असेंबली में कहा जान खुदा को देनी है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो आज फिर असेंबली में मौजूद है। कोई मेरा ये मजाक है जुडिशरी का। वजीर आजम को फांसी दे दी, आज एक चीफ जज ने कह दिया ज्यादती होगी। सजा दो है ना जिन्होंने, उनको किसी ने, मुझे कल बंदा कह रहा था अलामती पैरा लगाए उनकी कब्रों पे जो मर चुके हैं, जनरल जियाउल हक की कब्र के ऊपर अलामती सजा दी जाए उसको, रमजे साहब को, दूसरे सूफी साहब को, सबको उनकी कब्रों के ऊपर गार्ड खड़े किए जाए, अलामती सजाएं दी जाए उनको। दिए वो पर जलते हैं वहां जाके। चीमा साहब जिस सोसाइटी में सजा जजा नहीं है, वो सोसाइटी कैनॉट मूव फॉरवर्ड, कैनॉट मूव फॉरवर्ड। ये आपको नहीं इस चीज का पता। चीमा साहब मैं जिस कंट्री से होके आया हूं, जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि सूरज वहां से निकलेगा, मैं 10 दिन वहां घूमता रहा हूं हाईवेज के ऊपर, मैंने कोई पुलिस का नाका नहीं देखा। आप जिस शहर में बैठे हैं, हर 3 मील के बाद आपको कहते हैं गाड़ी का ट्रंक खोलो। आप बता दें, अगर मैं नहीं तो नाका, चीमा साहब आप इस्लामाबाद में बिल्कुल इसी तरह रह रहे हैं जिस तरह आप गाजा में रह रहे हैं, हालत जंग में मुसलसल। ना करो लात बेहतर कैपिटल चीमा साहब दसो ना याद, ट्रंक नहीं खुलाते तो हर 5 मील बाद, दसो ना याद में खुलाते। क्यों भाई, क्यों भाई? मेरा एक दोस्त मुझे कहता मुझे एक दफा पुलिस वाले ने कहा जी ट्रंक खोलो, ने कहा की वेखने, ਉਹਦੇ 2 ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਪਈਆਂ नीली गल ने कहते जाओ जी।
चीमा साहब ये यार एक पता नहीं मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरह ये आप चाहते हैं कंट्री, आप डायरेक्शन आपकी क्या है? मैंने डॉक्टर आपको साहब कहा कि दिन में आपको 3 दौरे पड़ते हैं, सुबह कहते हैं कि हम सारे अरबी हैं, दोपहर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, दिन च 3 ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 3 ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब और वसीम मजे की बात है चीमा साहब, हम तो डॉक्टर साहब देखें, हम देखें मल्टी कल्चरल सोसाइटी पे जमीन कर, तो हम जो है मल्टी डॉक्टर साहब कल्चरल पे किस तरह नहीं चीमा साहब, मैं इस पे मेरा इशू है मल्टी कल्चरल सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, माइनॉरिटी सारी निकाल दी आपने, हिंदू सारे भाग चुके हैं वहां से, ये फिर सही मल्टी कल्चरल किस तरह है आपके? डॉक्टर उस साहब औरत का, जिस औरत ने एक अरबी उसके ऊपर मैंने बाद में ट्वीट की थी, और इस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब, एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता, गुनाह तो नहीं है। ये हालात है आपके चीमा साहब। ट्रू तो दर हकीकत मैंने बताया, इस तरह कौमें आगे नहीं जा सकती चीमा साहब, इस तरह आगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब आप देखें आपका हर सियासतदान किस चीज पे इस वक्त चल रहा है। खान साहब ने 3 के 3 कार्ड इस्तेमाल किए जो सख्त खतरनाक थे कौम के लिए, एंटी अमेरिकन, एंटी फौज और फिर मजहबी कार्ड, ये तीनों इस्तेमाल किए और जो चले फिर वो, और आज भी चल रहे हैं, जादू सर चढ़ के बोल रहा है। आज वो डॉक्टर बंदा साहब मुर्शिद बन चुका है। आज आपके एक एमएनए जो कि बहुत उनके पार्टी के उनकी आंख का तारा है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि इसकी कदर करो, मुर्शिद जैसे लोग 400 साल भी पैदा नहीं होंगे फ्यूचर में। और फिर वो मुर्शिद है, वही बंदा जब अदालत से वापस आया था, उसके हाथ के अंदर आधी पानी की बोतल थी, उसने कहा जाओ पाकिस्तान के दरियाओं में इसको डालो जाके ताकि लोग पिए। मुर्शिद के कहते हैं ये बरकत पड़े इस कंट्री के अंदर। आपका इस वक्त जो ऐन के साथ उमर अयूब है, जिसको सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया ताकि फौज से रिलेशनशिप ठीक हो सके कि उनका बाप भी कैप्टन था, फिर उसका दादा भी जो था वो जर्नैल था, सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है। और वो बंदा जॉर्ज वॉशिंगटन से बैचलर और एमबीए जॉर्ज वॉशिंगटन का है। स्टेटमेंट उसकी क्या कहता है? कहता फरिश्तों ने पीटीआई के डब्बों में वोट डाले। जी बस आप ये जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं, आप चलाई आपने 3.5 साल काले बकरों के साथ मिर्चें जला जला के आप एटॉमिक पावर को चलाना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? अब आपका मैं देखना, आपका अगला जो मिनिस्टर बन रहा है इकोनॉमिक मिनिस्टर है, चीमा साहब यूपेन की डिग्री है उसके पास, एमबीए यूपेन का है। जो पिछले मिफ्ता इस्माइल साहब उनके पास यूपेन की पीएचडी है। डॉक्टर साहब ये भी मैं आपसे पॉइंट करना चाह रहा था कि जो पंजाब में गवर्नमेंट बनी है उसमें भी सारे बाहर के पढ़े हुए हैं, कोई टोरंटो से पढ़ा है, कोई लंदन से पढ़ा है, कोई अमेरिका से पढ़ा है, और मरकज में भी आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको लगेगा ये दे कैन मेक अ डिफरेंस बिकॉज एजुकेटेड यंग पढ़े लिखे बाहर से लोग हैं, यही हम अमूमन अदारे चलाने के लिए यही चीजें देखते हैं। चीमा साहब आपके जो केयर टेकर पंजाब के वजीर आला थे वो भी बाहर के पढ़े हैं, नकवी साहब भी बाहर से पढ़ के गए। मैं जब ये सारी आपकी कैंपेन देख लेता हूं, फिर मुझे लामा इकबाल का शेर याद आ जाता है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर। ये आज का थोड़ी है। आपकी सारी कैबिनेट डिवीजन फॉरेन एजुकेटेड है, हर सेक्रेटरी फॉरेन एजुकेटेड है, और पाकिस्तान के खून पसीने से वो पढ़ के गया है। और मैं बल्कि एक बात मैं भूल ही चुका हूं चीमा साहब, मैं जब दुबई और अबू धाबी उतरा हूं, मुझे वहां पे आपके खून की स्मेल आई दुबई से। जितना लुटेरा इस वक्त आपका पैसा लूट के भाग रहा है, दुबई जा रहा है। और आप इस वक्त दुबई में, आपको पता है रशियंस के बाद दूसरा नंबर आपका है करप्शन में, प्रॉपर्टी खरीदने में। ये बात तो मैंने भी सुनी है ताड़ साहब के, यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं पाकिस्तान के, वो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट उनको दबा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो वो इस वक्त दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी हमारी सब आज से नहीं कर रहे, आज से दुबई बनाए या आप लोगों के करप्शन। वैसे तो दुबई मशहूर है सारी दुनिया से करप्शन, लेकिन जहां ज्यादा करप्ट लोग होंगे वहां पे उनकी तादाद ज्यादा होगी। आपने करप्शन का नंबर तो आपने हमेशा ही आपने काटा है। आप इंडिया से बहुत छोटे हैं साइज में, सुना है स्विस बैंकों में भी आपका पैसा इंडियन से भी ज्यादा है करप्शन का। तो मेरा मकसद है कि आप दर हकीकत आप नारा इतनी खूबसूरती से लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सोचते नहीं है कि इसके साथ हम कर क्या रहे हैं। ये पता नहीं क्या बात है, आप इस चीज से लाचार हैं। आप
क्या चाहते हैं। ये I'm still trying to do some research मैं कि क्या है, डीएनए मैटर है। देखिए चीमा साहब, मैं एग्री करता हूं 2 नेशन थ्योरी थी, आपने 76 साल पहले कहा है उस कौम के साथ नहीं रहना, ठीक हो गया, आपके इश्यूज हैं उनके साथ, ठीक है। 76 साल में कोई चेंज नहीं आई, आप किसी और चीज पे नहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप उसी 2 नेशन थ्योरी के ऊपर ही लड़ना बढ़ना चाहते हैं, आप उसी के ऊपर स्टक हो चुके हैं उस चीज के साथ। क्या वजह है? और आपको पता है कि अब जंगों का दौर नहीं रहा है, आपको पता है कि अब ड्रोन के साथ सारा कुछ होना है जो होना है, अब इकोनॉमीज के साथ हो रहा है सारा कुछ जो होना है, अब इंटरनेट के साथ सारा कुछ हो रहा है जो होना है। आपको ये नहीं पता कि आपके कंट्री के, आपके मुल्क में 2 हफ्ते से ट्विटर बंद है, 2 हफ्ते से बंद है आपका। आप लोगों की ओपिनियन चेंज, आप परफॉर्मेंस की बजाय आप सोशल मीडिया बंद करके समझते हैं कि दिस इज हाउ वी विल रन द कंट्री। इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कहते हैं कि फॉरेन एजुकेटेड हैं सारे आगे हैं, तो ट्विटर क्यों बंद कर देते हैं? ये फॉरेन एजुकेटेड सारे जो, इनको ये नहीं पता किस तरह ये नहीं रुकेगी चीज। ये अब इस वक्त सब क्या हो रहा है, वीपीएन डिमांड पे जा रहा है आपके पाकिस्तान, हर दूसरा बंदा फॉरेन वीपीएन ले रहा है। वो कहते हैं ना कि उसके लिए डॉलर दे रहा है। चीमा साहब, आप कहते हैं ना कि 10 फुट की दीवार बनाएंगे, वो कहते हैं 11 फुट की लैडर बना लेंगे। आपको यही नहीं पता चीमा साहब, पता नहीं दुनिया का हर कंट्री फॉरवर्ड जा रहा है, आप वापस जा रहे हैं, मुसलसल रिवर्स गियर में है। आपके चलाने वाले पता नहीं क्या बात है, वो कौन सी जबान समझते हैं, ये क्या सोच है उनकी कि इस तरह नहीं होता जिस तरह किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, इस तरह नहीं। दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। ताड़ साहब, इसका मतलब है आपको आने वाली हुकूमत से फिर कोई उम्मीद नहीं है? ये तो नहीं, पैसे सिस्टम है ताड़ साहब। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद, कोई एक स्टेप बता देना जिसकी वजह से जो आपको नजर आ रहा हो कि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी, कोई एक स्टेप, एक सिंगल प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि इन्होंने लग्जरी गुड के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। मैं बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहूंगा, जब तक आप अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बात की बात है, आपको सख्त जरूरत है इस वक्त ट्रेड शुरू करने की, लेकिन आप क्या है मैं बताना चाहूंगा सिंपल अल्फाज में। आप ईरान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप भारत के साथ भी ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। तो दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज, दिस इज, आप इंडिविजुअल पैसा बना के दुबई भाग देते, वो उसके लिए फार्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन मुल्क इस तरह नहीं चलते, मुल्क इस तरह नहीं चलते। बिल्कुल ताड़ साहब, बात तो सही है, लेकिन मुझे बड़ी हाई होप्स हैं इन टर्म्स के आप कहते हैं कि ये डेकेड्स से ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं और इन्होंने ऐसे ही करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये सही रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आप कहते हैं कि पैसे की लीकेजेस जो हैं वो नहीं रुकनी, क्योंकि इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस पे बड़े पैसे लगाए हैं और इन्होंने उस पैसे को बचाना है। हमने तो, आपको पता है ताड़ साहब, हमने तो चाइनीज़ को भी माफ़ नहीं किया, उनसे भी हमने किक बैक्स कभी अमेरिका कभी पता नहीं कहाँ ले ली, और आज वो भी हमसे नाराज़ भी हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं हुए, सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, उनके हमने कर्जे भी देने हैं, एंड देन उनका सारे का सारा जो बिजनेसेस थे वो रुके भी हुए हैं। बल्कि अगले दिन तो ताड़ साहब ग्वादर में फ्लड आ गया, उन्होंने कहा जड़ा तुसा मेन चाइना का प्रोजेक्ट सी वो डुब गया। सो ये भी इस तरह की बातें भी जो है वो की जा रही हैं। लेट्स सी इसमें आइंदा क्या होता है। ताड़ साहब, देखते हैं, नई हुकूमत पे हम दोबारा बात करेंगे कि नई हुकूमत कैसे परफॉर्म कर पाती है, या प्राइम मिनिस्टर क्या डिसीजन ले सकते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बड़ी बात हो रही है इस वक्त दुनिया में कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर है, देखते हैं कि वो परफॉर्म कर पाती हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सारे ताड़ साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। ताड़ साहब, हुकूमत चीमा साहब की कन्वर्सेशन काफ़ी शानदार रही। उन्होंने कहा कि ताड़ साहब का जो मेन पॉइंट था ना बात करने का, वो यही था कि आज से पहले जब मैं इंडिया में विज़िट करता था, 20-30 साल पहले, 40 साल पहले मैंने विज़िट किया, जब भी पहले मैं आता था, तो उसके बाद जब मैं यूएस से लैंड करता था तो मेरे जहन में यही सोच होती थी कि मैं दुनिया के सबसे लग्जूरियस और सबसे वेल डेवलप्ड, वेल ग्रो कंट्री में लैंड होने जा रहा हूँ। मतलब मुझे ये एहसास होता था, यानी कि यूएसए में तो जब इंडिया से टूर करके वापस जाते थे तो फिर ये मेरे जहन में ख्याल होता था कि अब मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन कंट्री में लैंड दोबारा होने जा रहा हूँ।
लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन जब इस दफ़ा मैं वापस लौटा हूँ तो इस तरह की फीलिंग्स नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के, स्पेशली वो दिल्ली के एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कतर का, मेरे लिहाज से कतर का, वो कह रहे थे कतर का दोहा एयरपोर्ट जो वो सबसे ज़्यादा लग्जूरियस है, स्पेशली मतलब जो होते हैं ट्रेडिंग के लिए या जो बिजनेस क्लास है उसके लिए। उन्होंने कहा कि इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पर, आज मुझे लगता है इस पर अलग वीडियो बनानी चाहिए, क्या सिया मेरे लिए तो, मेरा तो अब तजस्सुस पैदा हो गया कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, दोहा एयरपोर्ट जो है ना भाई, मैंने भी देखा, मैंने वहाँ पे विजिट किया है, जिसकी तारीफ कर रहे हैं ये, हाँ जिसकी वो तारीफ कर नहीं तारीफ ये इंडियन दिल्ली के एयरपोर्ट की। दोहा एयरपोर्ट जो है ना, आप गया था कतर? मैं कतर गया था बकायदा भाई, वहाँ पे 5-6 घंटे एयरपोर्ट पे स्टे किया था, तो भाई मैंने उसका काफ़ी जो है ना विजिट भी किया है, तो ज़बरदस्त था। ये नहीं है कि अच्छा नहीं, बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जिस अंदाज से या जो तरीके से बता रहे हैं ना कि तारिक साहब, तो ये भाई होगा डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने पहले दो जो है एयरपोर्ट उसका विजिट किया, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट का, तो भाई डिफरेंस होगा, ये बात तो तय है। वो कह रहे हैं कि दोहा से भी बहुत ज़बरदस्त जो बिजनेस क्लास थी वो दिल्ली एयरपोर्ट की थी, तो ऐसा हो सकता है भाई। असल में ना इंडिया के जो एयरपोर्ट तो खैर बड़ी हमने देखे हैं कि नहीं है, दिल्ली का भी दिल्ली देखा भाई, सच बात है, शायद इस पर वीडियो करें। हमने जो उनके रेलवे स्टेशन देखे ना, हमारे जो है ना, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनसे कई दर्जे इंडियन के जो है ना एयरपोर्ट्स, अपना रेलवे स्टेशन अच्छे हैं। एयरपोर्ट तो लग रहा है हमारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट से, मतलब इंडिया के जो रेलवे स्टेशन हैं वो कई दर्जे बेहतर है। अब एयरपोर्ट्स तो फिर कमाल ही होंगे, और फिर जो बंदा उधर से विजिट कर कर आया है उसको ज़्यादा पता होना है कि यार ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या, और फिर इस तरह का बंदा जो एनालाइज चीज़ें करता है, जिसको एक अरसा हो गया मुल्कों में घूमते फिरते हुए, जिसको अरसा हो गया दुनिया में एनालिसिस करते हुए, डेवलपमेंट के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, जिसकी एक गहरी नज़र है, तो वो हमसे तो कई ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहा होगा, और फिर उसने एनालाइज करके ये बात की होगी ना कि दिल्ली के एयरपोर्ट कतर के एयरपोर्ट से भी कोई कम नहीं बल्कि उससे भी बेहतर है। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है ये तारक साहब ने, उसने काफ़ी बातें की हैं, शानदार बातें की है। तो वाकई पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रहा था कि इनके असम्बली में जो सूबाई कौमी असम्बली सारे वो सारी असम्बली सारे लोटे थे, बिल्कुल सारे पुराने सदर थे, पुराने चार वो कह रहे हैं, आप पाकिस्तान की तरफ चले गए, चार कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पुराने साबका वज़ीर आज़म, तीन तो नहीं, वो अपना रोना रो रहे थे कि हमारे मुल्क में देख ले कि क्या सिचुएशन है, और इंडिया की मतलब देख लें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो ये बात तो करना ज़रूरी है ना कि हमारे आज भी वही उसी तर्ज पे चले हुए जो आज से 70 साल पहले चले हुए थे। कोई थोड़ा सा भी शऊर नहीं आया, या को अपने मुल्क के बारे में फिक्र नहीं है कि हम कोई चेंजेस लाएं या हमको तब्दील करें। नारेबाजी तो हम अक्सर करते रहते हैं, हम छीन के रहेंगे जो है ना, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं, ये भी तर्ज में बात की उन्होंने कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया है, लेकिन हमने इस मुल्क के साथ नारा लगा कर ये जुल्म कर दिया, ज़्यादती कर दी, क्योंकि हम ला इलाहा को पहचाने नहीं, उस पर हम चले नहीं, उसकी तालीमात को देखा नहीं है। और हमारा पड़ोसी मुल्क आज वो तारक साहब को यूएस से, यूके, यूरोप से कंपेयर कर, बिल्कुल बेहतर कर, बिल्कुल बात ठीक है तारक साहब की कि भाई हमें किसी पाकिस्तान जैसे कंट्री से कंपेयर करना बनता भी नहीं है इंडिया का, क्योंकि इंडिया भाई बहुत ज़्यादा आगे है। उसका यूरोपी कंट्रीज हैं और यूएस है, यूके है, उनके साथ कंपेयर बनता है, जो अपर लेवल के कंट्रीज है उनके साथ। ये छोटे मोटे जो है ना, इनसे बहुत आगे निकल चुका है। और भाई वो एलीट क्लास में अब शामिल होते हैं, आप गरीब क्लास में, एलीट क्लास है इंडिया। अगर टॉप 5 में है तो इसका मतलब एलीट है, तो टॉप 5 में मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारा जो हिसाब था, हम तो बहुत पीछे है, बहुत पसमानदा है पाकिस्तान में। वो कह रहे थे तारक साहब ने बातें तो बड़ी शानदार बड़ी बड़ी की है, मैं कोशिश करूंगा कुछ चांदे को टच कर। उन्होंने कहा पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, 8 बिलियन की कमी है। उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान की वार लगी हुई थी, या अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि ट्रक भर भर के पैसा आया पाकिस्तान में, लेकिन गया किधर है पता कोई नहीं। वो कहा आज भी 8 बिलियन आ जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा गया किधर है। क्योंकि पाकिस्तान में पैसा बहुत है स्विस बैंक्स में, और ये सच है, ये तो बात सही है। हमारे सिर्फ एक किसी
जरदारी को छोड़कर किसी उसके सेक्रेटरी मैक्ट्री के स्विस बैंक में वो पता एक चला। पकड़ी नहीं गई थी, उसके अरबों डॉलर्स उसके बैंक में थे, अकाउंट्स में। लड़की थी कोई इसकी सेक्रेटरी या अयान अली। कोई थी इसकी नौकरी, अयान अली। मशीर वजीर कोई होगी ना, तो उसके बैंक से अरबों खरबों डॉलर बिल्कुल। अरबों डॉलर नहीं, अरबों रुपए निकले थे, अरबों रुपए, सॉरी रुपए निकले डॉलर थे। नहीं, रुपए थे। तो ये तो हमारा हाल है। लेकिन इमरान खान भी कामयाब नहीं ना हो सके। इमरान खान ने कहा था कि मैं पैसा, ये भी तारड़ साहब कह रहे थे कि इमरान खान भी कामयाब नहीं हो सके। इमरान खान का पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट का नारा था जब वो पहली दफा आने वाले थे, एहतसाब होगा एहतसाब होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ यार हुआ। काफी हद तक उसने बेहतरी लाई, जितनी वो ला क्या सकता बेहतरी था। लाया उसने? जब उसने वो ड्रामा नवाज निजाम शरीफ ने- ने किया, उसने छोड़ दिया उसको, जा भाई तू इलाज करा ला। तो भाई अब वो तगड़ा हो गया आया, बल्कि वहां जब उसने लैंड किया तो वो हट्टा कट्टा हो गया था। उसको तो था ही कुछ नहीं, वो तो ऐसे बहाने से लगाते। अच्छा मतलब तारड़ साहब ने कहा कि इंडिया अफगानिस्तान या हम हमसाया मुल्क के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं। ईरान के साथ स्मगल, ईरान का तेल होता होता है, है। अरबों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, आर्मी आर्मी कमा रही है। उसके साथ अफगानिस्तान से होती है वो स्मगलिंग, भी आर्मी। इंडिया से नहीं होती क्योंकि इंडिया की तरफ से थोड़ी सी सख्ती है। हाँ इधर यानी अगर होती भी है तो हमारे इलाके में तो नहीं है। आपके इलाके में हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ये बताइएगा जरूर कि इंडिया से या पाकिस्तान की स्मगलिंग इंडिया पाकिस्तान होती जाती है कि नहीं होती। मुझे लगता है इंडिया के साथ नहीं होती। खैर ये कमेंट में मुझे नहीं भाई इसका इल्म। खैर बाकी शानदार थी बातें, अच्छी थी वीडियो। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।